नमस्कार, आदाब। आपका मेरी अपनी महफिल में एक बार फिर इस्तकबाल है, स्वागत है। आजकल मैं आपको सुना रहा हूँ जनाब इब्ने सफ़ी का जासूसी नावल तलाशे गुमशुदा। सुनिए, आज इसकी छठी किस्त, तलाशे गुमशुदा की छठी किस्त। जेमसन और सफ्तर भी वापस आ गए और X2 की हिदायत के मुताबिक जेमसन सिर्फ साइको मेंशन तक महदूद होकर रह गया था और सफदर के हिस्से आई थी एक पार्टी की निगरानी, जिसके अफराद उन दिनों सर सुल्तान का ताक़ुब करते रहे और ये बात पाए सबूत को पहुंच गई थी कि सर सुल्तान का ताक़ुब 3 मुख्तलिफ पार्टियों के अफराद करते हैं। तीनों के ठिकानों से भी X2 के मातहत आगाह हो चुके थे। सफ़ेद फामों की दूसरी टोली की निगरानी कैप्टन खावर कर रहा था। तीसरी टोली स्याह फामों की थी, जिनकी निगरानी चौहान के ज़िम्मे डाल दी गई थी। इमरान राना पैलेसी में था, लेकिन शायद उन पार्टियों ने वहाँ सर सुल्तान की आमद की खुसूसी अहमियत नहीं दी थी, वरना वो राना पैलेस की बाकायदा निगरानी शुरू करा देते। लेकिन अभी तक इसका कोई सबूत नहीं मिल सका था कि राना पैलेस की भी निगरानी हो रही है। सर सुल्तान की निगरानी वो लोग हस्ब मामूल कर रहे थे, बस निगरानी ही निगरानी। अभी तक उन्होंने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया था जिसकी बिना पर कानून की गिरफ्त में आ सकते थे। लेकिन ये सूरत हाल देर तक कायम न रह सकी। जैसे ही सर सुल्तान ने कसरे सदर में कदम रखा, उनका ताक़ुब करने वाले चौकन्ने हो गए। गालिबन इसी से उन्होंने अंदाज़ा लगाया था कि इमरान उन तक पहुंच चुका है। कसरे सदर से सर सुल्तान की वापसी जल्द नहीं हुई थी। इस दौरान एक पार्टी के ताक़ुब कुनिंदा ने फ़ोन पर किसी से गुफ्तगू की थी और फिर अपनी गाड़ी में आ बैठा था। जैसे ही सर सुल्तान की गाड़ी कसरे सदर से बरामद हुई, उसने फिर ताक़ुब शुरू कर दिया। वो अपनी गाड़ी में तन्हा था और शायद से इल्म था कि कुछ और लोग भी पीछे लगे हुए हैं। लिहाजा वो नहायत मशाक़ी से अपनी कारकर्दगी का मुज़ाहरा कर रहा था, यानी किसी भी गाड़ी को अपनी गाड़ी से आगे नहीं निकलने दे रहा था। उसकी कोशिश यही थी, अपनी और सर सुल्तान की गाड़ी के दरमियान किसी तीसरी गाड़ी को हायल न होने दे। शहर तक पहुंचने के लिए मज़ीद 2.5 मील का एक सुनसान इलाका तय करना पड़ता था। सर सुल्तान खुद ही अपनी गाड़ी ड्राइव कर रहे थे। यहाँ उन्होंने रफ्तार तेज़ कर दी। उसी मुनासबत से पिछली गाड़ी वाले ने भी रफ्तार बढ़ाई, लेकिन उसके पीछे वाली गाड़ियाँ शायद बर वक्त इस तब्दीली का साथ नहीं दे सकी थी। इसलिए सर सुल्तान की गाड़ी के बाद वाली गाड़ी से उनका फासला बढ़ गया था और फिर अचानक उन सबों पर नई विपदा पड़ी थी। अचानक सर सुल्तान के पीछे वाली गाड़ी ने इतना घना कसीफ धुआं छोड़ना शुरू कर दिया कि हेडलैम्प्स की रोशनी भी उसे अबूर करने से आ रही नजर आने लगी और उन गाड़ियों के ड्राइवरों को धड़ाधड़ ब्रेक लगाने पड़े। आखिरी गाड़ी अपने आगे वाली गाड़ी से टकराई भी थी। वो सब एक दूसरे पर चीखने लगे। उसके बाद तो कुछ और ही नक्शा हुआ। जिसकी आंखों को वो धुआं लगा, उसकी चीखें निकल गईं। गाड़ियां छोड़ छोड़ कर सड़क के किनारे ढेर होने लगे। उन्हीं में सफदर भी था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे अब आंखें खुल ही ना सकेंगी। दोनों हाथों से आंखें दबाए सड़क के किनारे सिजदे की सी हालत में पड़ा रहा।
लोग चीख रहे थे, गालियां बक रहे थे और ट्रैफिक रुक गया था। पता नहीं कितनी देर तक यही कैफियत रही थी। दूसरी तरफ सर सुल्तान निहायत इत्मीनान से चले जा रहे थे। उनके फरिश्तों को भी इल्म नहीं था कि उनके पीछे क्या हो चुका है। वो तो बस रेयर व्यू मिरर में सिर्फ उसी गाड़ी को देख रहे थे जो उनके पीछे थी। उनकी समझ में उस गाड़ी में X2 का कोई मातहत भी हो सकता था, या फिर उन ताक़ुब करने वालों में से कोई होगा जो इमरान के पीछे पड़े हुए थे। अचानक उन्हें सामने एक बड़ी सी गाड़ी नजर आई जो सड़क पर इस तरह आड़ी खड़ी थी कि फौरी तौर पर गाड़ी को आगे निकाल ले जाना मुमकिन न होता। उन्होंने अपनी गाड़ी की रफ्तार कम करके हॉर्न पर हॉर्न देना शुरू किया और फिर उसे करीबन 1 गज के फासले पर गाड़ी रोक कर कुछ कहना ही चाहता था। करीबन 1 गज के फासले पर गाड़ी रोककर कुछ कहना ही चाहा था कि कोई ठंडी सी चीज़ दाईं कनपटी से आ लगी और साथ ही किसी ने इंग्लिश में कहा, चुपचाप गाड़ी से उतर आओ। सर सुल्तान का मुंह खुला का खुला रह गया। ड्राइविंग साइड का दरवाज़ा खोला गया और चुपचाप नीचे उतर गए। सामने वाली गाड़ी में फिर कहा गया। सर सुल्तान ने मुड़कर पिछली गाड़ी की तरफ देखा। उसमें तुम्हारा कोई आदमी नहीं है, मुतमईन रहो। उस आदमी ने कहा जिसने उनकी कनपटी से रिवॉल्वर लगा रखा था। वो चुपचाप सामने वाली गाड़ी में जा बैठे और गाड़ी हरकत में आकर सड़क पर सीधी हो गई। बैठ जाने के बाद रिवॉल्वर की पोजीशन बदल गई। अब उसका दबाव उनके बाएं पहलू पर पड़ रहा था। ये सब क्या है? वो बिलाखिर खंकार कर बोले, बस थोड़ी सी गुफ्तगू रहेगी। जवाब मिला, तुम्हें गैर कानूनी हरकत कर रहे हो। जानते हो मैं कौन हूँ? वजारत खारजा यानी फॉरेन मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी हो। जवाब मिला, इसके बावजूद हम किसी को भी जवाब दे नहीं है सर सुल्तान, तुम्हें पछताना पड़ेगा। हो सकता है कि तुम यहाँ किसी को जवाब दे ना हो, लेकिन तुमसे जवाब ज़रूर तलब किया जाएगा कहीं ना कहीं। अगर हमने कोई गलती की होगी तो ज़रूर जवाब तलब किया जाएगा। सर सुल्तान खामोश हो गए। अब उन्हें मालूम ना हो सका कि किधर जा रहे हैं। गाड़ी की खिड़कियों के शीशे ऐसे थे जिससे बाहर का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। विंडस्क्रीन आंखों से ओझल था क्योंकि पिछले और अगले हिस्से के दरमियान खला नहीं था। कुछ अजीब सी वजह की गाड़ी थी अंदर से। उधर जो लोग धुएं का शिकार हुए थे 20-25 मिनट से कबल इस काबिल ना हो सके कि आंखें खोल सकते। उनकी गाड़ियां सड़क पर खड़ी थी और वो सड़क के किनारे ज़मीन पर लोटे लगा रहे थे। फिर ट्रैफिक की दोबारा बहाली पूरे 45 मिनट लगे थे। सफदर अच्छी तरह जानता था कि चोट हो गई। यकीनन सर सुल्तान का अगवा हुआ था जिसका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। इतने दीदा दिलेर लोग थे। गर्म सी लहरें उसके जिस्म में दौड़ती रही। वो अपनी गाड़ी को सड़क के नीचे उतार ले गया और एक तरफ उसे रोककर लास्की फ़ोन के ज़रिए X2 से राब्ता कायम करने की कोशिश करने लगा। यस, हु इज़ दैट? दूसरी तरफ से X2 की आवाज़ आई। सफदर स्पीकिंग सर। शायद सर सुल्तान का अगवा हुआ है। सफदर ने उसे इत्तला दी। कैसे? किस तरह? तुम कहाँ हो? सफदर उसे रिपोर्ट देने लगा।
उसके खामोश होने पर X2 की आवाज़ आई, तीनों पार्टियों के उन ठिकानों से तुम लोग वाकिफ़ हो जिनमें ताक़ुब करने वालों का क़याम है। यस सर। पूरी सरगर्मी से छानबीन करो कि उन्हें कहाँ ले जाया गया है। मैं दूसरों को भी अलर्ट कर रहा हूँ। ओके सर। फिर सफदर ने उस इमारत की तरफ दौड़ लगाई थी जिसमें सर सुल्तान की गाड़ी का ताक़ुब करने वाली एक पार्टी के अफराद मुकीम थे। सर सुल्तान को जिस्मानी जोर आजमाई का कोई तजुर्बा न था, सिर्फ जहनी जंग के माहिर थे। इसके बावजूद वो हौसला नहीं हारे थे। अपनी ज़ाहिरी हालत में कोई फ़र्क नहीं आने दिया था। लिहाजा जब वो गाड़ी से उतारे गए तो बिल्कुल पुरसुकून नज़र आ रहे थे। गाड़ी इमारत के गैराज में रुकी थी, इसलिए अंदाज़ा लगाना मुश्किल था कि उन्हें कहाँ ले जाया गया है। रिवॉल्वर की नाल अब भी उनकी कमर से लगी हुई थी। इसी तरह वो एक बड़े कमरे में लाए गए। यहाँ 3 अफराद और दिखाई दिए जो इस अंदाज में बैठे हुए थे जैसे किसी मुकदमे की रूदात सुनकर अपना फैसला सुनाएंगे। सर सुल्तान से बैठने को भी ना कहा गया। ये तीनों भी सफ़ेद फाहमी थे, यानी गोरे थे, लेकिन सर सुल्तान ने उनकी कौमियत का अंदाज़ा लगा लिया था। इमरान ने तुम्हें क्या इत्तला दी है? तीनों में से एक ने सर सुल्तान से सवाल किया। चौथे का रिवॉल्वर अब भी उनकी कमर से लगा हुआ था। इमरान? सर सुल्तान ने हैरत से कहा। किस इमरान की बात कर रहे हो? उसी इमरान की जिसने शेमरान से बाउल द सोफ नामी पेंटिंग हासिल की थी। वो तो समुंदर में गर्क हो गया था। हमें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत करो। वो तुमसे मिल चुका है। तुमने शायद ख्वाब देखा है। अच्छी बात है। तुम लोग सिर्फ तशद्दुद यानी मारपीट की ज़बान समझते हो। बकवास बंद करो। यक बयक सर सुल्तान को गुस्सा आ गया। तुम क्या समझते हो कि इस गैर कानूनी हरकत की सज़ा पाए बगैर यहाँ से निकल सकोगे? गैर मुल्की ने इस तरह कहा लगाया जैसे किसी बच्चे की लाखों गज़ाब से महजूज हुआ हो। सर सुल्तान का गुस्सा बढ़ता रहा। बहुत सीनियर आदमी थे, वजीर तक उनका एहतराम करते थे। तुम कसरे सदर क्यों गए थे? उसी गैर मुल्की ने सवाल किया। ओह, वो मुट्ठियाँ भींच कर बोले, तुम आखिर हो कौन और तुम्हें क्या हक हासिल है कि तुम मुझसे इस किस्म के सवालात करो? हम तुम्हें इस ओहदे से भी बरतरफ करा सकते हैं सर सुल्तान। कोशिश करो। यकीन करो कि तुम बिल्कुल बेदस्तो पा होकर रह जाओगे। गैर मुल्की ने कहा। मुझे यकीन है कि तुम दुरुस्त कह रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें तो जवाबदेह नहीं हूँ। जो कुछ भी मालूम करना चाहते हो मुझसे आगे बढ़कर मालूम करो। हो सकता है वहाँ तुम्हारी धमकी कारगर हो जाए। नहीं, हम चाहते हैं कि तुम बाइज्जत तौर पर रिटायर होकर ज़िंदगी बसर करो और उसके बाद भी हमारे लायक कोई खिदमत हो तो ज़रूर आगाह करो। सर सुल्तान निचला होंठ दांतों में दबा कर रह गए। सुनो, मैं ब्लड प्रेशर का मरीज़ हूँ। मेरी तबीयत बिगड़ रही है। बिलाखिर उन्होंने भर्राई हुई आवाज़ में कहा। सर सुल्तान को कुर्सी दो और पीछे हटो। रिवॉल्वर होल्स्टर में रख लो, इसकी ज़रूरत नहीं है। गैर मुल्की ने चौथे आदमी से कहा जो सर सुल्तान की कमर से रिवॉल्वर लगाए खड़ा था। फ़ौरन ही तामील की गई। सर सुल्तान बैठकर हाँफने लगे। कौन सी टैबलेट इस्तेमाल करते हो? गैर मुल्की ने पूछा। है मेरे पास, पानी मंगवाओ।
गैर मुल्की ने चौथे आदमी को पानी लाने का इशारा किया और सर सुल्तान से बोला, ये महज इत्तेफाक है कि हमें यह कदम उठाना पड़ा, वरना हम तो दोस्तों के दोस्त हैं। हम नहीं चाहते कि दूसरे लोग इमरान को आहीनी पर्दे के पीछे पहुंचा दें। तुम लोगों की कोई बात मेरी समझ में नहीं आ रही, सर सुल्तान ने कहा। खैर, पहले तुम दवा खा लो, बातें बाद में होती रहेंगी। शायद वाकई तुम मामलात की नौइयत से आगाह नहीं हो। सर सुल्तान कुछ ना बोले, हैरत से उसकी तरफ देखते रहे। इतने में चौथा आदमी गिलास में पानी ले आया और सर सुल्तान ने जेब से दवा की शीशी निकाली और पानी के साथ 2 टिक्कियां हलक से उतार ली। उसके बाद आंखें बंद करके कुर्सी की पुष्टगाह से टिक गए। क्या डॉक्टर की ज़रूरत महसूस कर रहे हो, सर सुल्तान? गैर मुल्की ने पूछा। लेकिन सर सुल्तान आंखें खोले बगैर हाथ उठाकर रह गया। इशारा किया था कि इसकी ज़रूरत नहीं। वो सोच रहे थे कि उनके आदमी यकीनी तौर पर उसका ताक़ुब करने वालों की निगरानी करते रहे होंगे, लिहाजा मुमकिन है जल्द ही इस इमारत पर रेड हो जाए, वरना वो बिल्कुल ठीक थे, बस एक्टिंग करके वक्त गुजारना चाहते थे। इमरान के मुहकमे को इतना नाकारा नहीं समझते थे कि नाउम्मीद हो जाते। थोड़ी देर बाद गैर मुल्की ने फिर पूछा, क्या मैं डॉक्टर बुलवाऊं? नहीं, सर सुल्तान ने नकाहत भरी आवाज में कहा और आंखें खोलकर बोले, ज़रा देर में संभल जाऊंगा। मुझे बेहद अफसोस है सर सुल्तान कि हमें इस हद तक जाना पड़ा। हम मजबूर थे क्योंकि मुखालिफ कैंप के लोग भी इमरान की ताक में हैं। और मुझे भी हैरत है कि तुम एक मुर्दा आदमी के बारे में इस किस्म की बातें क्यों कर रहे हो। तुम लोगों को गलत फहमी हुई थी, वो जिंदा है और अगर अब तक वो तुमसे नहीं मिला तो मुझे उसकी वफादारी पर शुबा है। कोई बात मेरी समझ में नहीं आ रही। अगर वाकई वो तुमसे नहीं मिला तो यकीनन वो ज़ीरो लैंड वालों के लिए भी काम करने लगा है, गैर मुल्की ने कहा। और सर सुल्तान को बताने लगा कि इमरान भी मरीख यानी मार्स वाले स्कैंडल में मुलव्विस रहा है। खुद उनकी सिक्योरिटी फोर्स को जुल देकर निकल गया था। यकीन करो, ये खबर मेरे नज़दीक जिन भूत वाली कहानियों से ज़्यादा अहमियत नहीं रखती। मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि इमरान ज़िंदा होगा। वो ज़िंदा है और यहाँ वापस पहुँच गया है और अब तक हमारे 4 आदमियों को नाकारा बना चुका है। अगर ये सच है तो उससे ज़बरदस्त किस्म की हिमाकत सरजद हुई है। हमारा ख्याल है कि वो तुमसे मिल चुका है। तुम इसी अंदाज में दौड़ धूप करते रहे हो। खुदा की पनाह, ये दौड़ धूप तो उस औरत के लिए थी जो इमरान की बेवा बनकर नमूदार हुई है। कैसर सदर भी इसीलिए गया था कि उसे यहाँ की शहरियत दिलवाने की कोशिश करूँ। वो यहीं रहना चाहती है और मिस्टर रहमान की भी यही ख्वाहिश है। हाँ, हमने उस औरत के बारे में खबरें पढ़ी थी, गैर मुल्की ने लापरवाही से कहा। दफतन चौथे आदमी के हलक से एक अजीब सी आवाज़ निकली और वो मुंह के बल फर्श पर ढेर हो गया। तीनों गैर मुल्की उछलकर खड़े हो गए। ठीक उसी वक्त एक रोशनदान से आवाज़ आई, तुम सब हमारी इज्जत पर हो और पिस्तौलों में साइलेंसर लगे हुए हैं। सर सुल्तान भी कुर्सी से उठ गए। उनकी नज़र फर्श पर गिरे हुए गैर मुल्की पर जम गई थी, जिसके बाएं पहलू से खून बह बहकर फर्श पर फैल रहा था। तुम सब अपने अपने हाथ उठाओ और सामने वाली दीवार की तरफ मुंह करके खड़े हो जाओ।
रोशनदान से आवाज़ आई, वरना तुम्हारा भी यही हश्र होगा। ये किसकी आवाज़ है सर सुल्तान? गैर मुल्की ने पूछा। मैं नहीं जानता। मैं क्या जानूं? क्या तुम नहीं देख रहे हो कि मेरे हाथ भी उठे हुए हैं? चलो जल्दी करो तुम सब। रोशनदान से फिर आवाज़ आई। वो हाथ उठाए हुए दूसरी तरफ मुड़े और दीवार के करीब जाके रुके। सर सुल्तान भी उनमें शामिल थे। उठे हुए हाथों के साथ दीवार की जानिब मुंह करके खड़े हो गए। इमरान के अलावा और कोई नहीं हो सकता सर सुल्तान। गैर मुल्की ने गुस्सैली आवाज़ में कहा, अगर हमारा वो आदमी मर गया है तो तुम्हारी हुकूमत नतीजे की जिम्मेदार होगी। इतने में कई अफराद के कदमों की चाप सुनाई दी और साथ ही उनसे कहा गया था, अगर उनकी पोजीशन में कोई भी तब्दीली हुई तो गोली मार दी जाएगी। उसके बाद उनकी जामा तलाशी ली गई और उनकी जेबों से बरामद होने वाले असलाह पर उन नामालूम आदमियों का कब्जा हो गया था। अब तुम लोग अपने हाथ गिराकर हमारा सामना कर सकते हो। सर सुल्तान प्लीज़ आप बैठ जाएं। रोशनदान से आवाज़ आई और इस बार सर सुल्तान ने इमरान की आवाज़ पहचान ली। वो सब रोशनदान की जानिब मुड़े और करीबी दो ऐसे अफराद नज़र आए जिन्होंने उनको स्टेन गनों से कवर कर रखा था। और फिर कुछ देर बाद इमरान एक दरवाजे से अंदर दाखिल होकर सर सुल्तान से बोला, आप तशरीफ़ ले जा सकते हैं। लेकिन सर सुल्तान फर्श पर पड़े हुए आदमी की तरफ देखकर हकलाए, आप फिक्र न कीजिए, सब ठीक है। इमरान सर हिलाकर बोला, जाइए। ये मुनासिब ना होगा सर सुल्तान। गैर मुल्की ने भर्राई हुई आवाज़ में कहा, जाइए जनाब। इमरान ने किसी कदर सख्त लहजे में कहा और सर सुल्तान उसी दरवाजे से गुजर गए जिससे इमरान बरामद हुआ था। और चंद कदम चले थे कि ब्लैक ज़ीरो दिखाई दिया। आपकी गाड़ी बंगले में पहुंचा दी गई है, उसने इत्तला दी और दूसरे दरवाजे की तरफ इशारा करता हुआ बोला, आप मेरे साथ आइए। उसने उन्हें उनके बंगले तक पहुंचा दिया। वो बिल्कुल खामोश थे। उनके जहन पर चौथे आदमी की मौत मुसल्लत थी। मुसलसल उसी के बारे में सोचे जा रहे थे। दूसरी सुबह सचमुच उनकी तबीयत खराब हो गई, लेकिन आंख खुलते ही उन्होंने फ़ोन पर राना पैलेस के नंबर डायल किए। दूसरी तरफ से ब्लैक ज़ीरो की आवाज़ सुनकर बोले, उन तीनों का क्या हुआ? क्या चौथा ख़त्म हो गया? मैं कुछ नहीं जानता जनाब, होल्ड ऑन कीजिए, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। और थोड़ी देर बाद इमरान की आवाज़ सुनाई दी, सब खैरियत है जनाब। क्या वो ज़िंदा है? नहायत इज़्ज़त व तकरीम के साथ दफन कर दिया गया, बेफिक्र रहिए। और वो तीनों इस वक्त रहबान चौकी के करीब वाले मोटेल की कंपाउंड में मियाऊं मियाऊं करते फिर रहे होंगे। तुम हुदूद से निकल जाते हो। सर सुल्तान बिगड़ कर बोले, तो फिर क्या उनका अचार डालता? आप मुतमईन रहिए, वो सारे मियाऊं मियाऊं करने वाले ठीक हो जाएंगे, लेकिन ठीक हो जाने के बाद भी किसी को कुछ बताने के काबिल नहीं होंगे। क्या मतलब? हमेशा के लिए अपनी याददाश्त खो बैठेंगे। लेकिन तुम इस सिलसिले को रोकोगे किस तरह? दूसरे कैंप के लोग भी तो हैं। ये सब कुछ आप मुझ पर छोड़ दीजिए प्लीज़, इमरान ने कहा। और सर सुल्तान फ़ोन बंद होने की आवाज़ सुनकर रिसीवर घूरते रह गए। छल्लाहट में रहमान साहब के नंबर डायल किए और कुछ देर बाद उनसे राब्ता कायम होने पर बोले
किसी तरह भी काबू में नहीं आ रहा है। बताओ मैं क्या करूं? फ़ोन पर किसी भी किस्म की गुफ्तगू नहीं करना चाहता, तुम्हारी तरफ आ रहा हूं। रहमान साहब ने जवाब दिया, दोनों क्रैक हैं। वो झल्लाकर बड़बड़ाए। करीबन आधे घंटे बाद उन्हें रहमान साहब की आमद की इत्तला मिली। उठकर स्लीपिंग गाउन पहना और सिटिंग रूम में चले आए। तुम क्या कह रहे थे? कौन काबू में नहीं आ रहा? रहमान साहब ने उनसे सवाल किया। यार ये तुम पूछ रहे हो? क्या मिल गया? अब कुछ नहीं छुपाऊंगा, सुनो उसके करतूत। सर सुल्तान ने कहा और पिछली रात का वाक़या दोहराने लगे। रहमान साहब बेहद पुरसुकून नजर आ रहे थे और उनके संगलाख चेहरे पर ऐसी नरम नरम सी मुस्कुराहट थी कि सर सुल्तान दंग रह गए और भिन्ना कर बोले, तुम भी उसी की तरह क्रैक हो। आखिर तुम्हारा ही तो बेटा है। फिर वो क्या करता प्यारे सुल्तान? तुम्हारी तौहीन होने देता। खुदा की पनाह, तुम्हारा अगवा। सारा दुनिया का काम इमदाद बाहमी के उसूलों पर चल रहा है। इसका ये मतलब तो नहीं कि हमें इमदाद देने वाले हमको अपना गुलाम समझ लें। मुझे फ़ख्र है उस नालायक पर। अच्छा तो वही तीनों होंगे। अभी अभी इत्तला मिली है कि मोटेल के कंपाउंड में 3 बिल्ले और पाए गए हैं और वो कभी मामूल पर नहीं आ सकेंगे। सर सुल्तान ने कहा। वो यही कह रहा था। इस कैफियत के इख्तिताम पर वो हमेशा के लिए याददाश्त खो बैठेंगे। उसने साइंस में डॉक्टरेट ली थी, मजमून केमिस्ट्री था। तो गोया तुम उसकी इस हरकत पर खुश हो रहे हो। तुम्हारे सवाल का जवाब उसी वक्त दूंगा जब तुम अपने मुहकमे में उसकी हैसियत वाज़ेह कर दो। सॉरी रहमान डियर। बस तो फिर तुम जानो कि उसका कोई सही कदम है या हर कदम गलत। मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि उसने खुद को बड़े खतरे में डाल दिया है। ख़त्म करो। रहमान साहब हाथ उठाकर बोले, मेरा लहू है। तुम ये बताओ कि अब डेलिया के सिलसिले में क्या किया जाए। पिछली रात वो जिद करके इमरान के फ्लैट में गई थी और अब तक वहीं है। सुरैया साथ गई थी, वो तो वापस आ गई है, लेकिन डेलिया नहीं आई। वहां क्यों गई है? बस किसी ने जिक्र कर दिया था कि हमारे साथ नहीं बल्कि अलग रहता था। तो वो फ्लैट पे तन्हा है? नहीं, सुलेमान और गुलरुख वहीं रहते हैं। ठीक उसी वक्त फ़ोन की घंटी बजी और सर सुल्तान ने रिसीवर उठाकर कॉल रिसीव की। फिर रिसीवर रहमान साहब की जानिब बढ़ाते हुए बोले, तुम्हारे घर से। रहमान साहब की आंखों से हैरत का इजहार हुआ और उन्होंने रिसीवर ले लिया। दूसरी तरफ से कोई कह रहा था, सुलेमान की कॉल आई थी, फ्लैट में कोई गड़बड़ी हुई है, कुछ लोग फ्लैट पर हमला आवर हुए हैं। कौन लोग? ये उसने नहीं बताया। बहुत घबराया हुआ था। इत्तला देकर फ़ोन बंद कर दिया। रहमान साहब ने फ़ोन रखकर अपने किसी मातहत का नंबर डायल किए और उसे जल्दी जल्दी कुछ हिदायत दी। फिर वो सर सुल्तान को उस वाक़े की इत्तला देकर दरवाजे की तरफ बढ़ गए। इमरान के फ्लैट तक बड़ी तेज़ रफ्तारी से गाड़ी ले गए थे और उस वक्त वहाँ पहुँचे जब पुलिस पूरी इमारत को घेरे में ले चुकी थी। गालिबन ये उन्हीं की हिदायत के मुताबिक था। वो गाड़ी से उतर कर आगे बढ़े
फिर उन्हें इमरान के फ्लैट की खिड़कियों से धुआं सा उठता नजर आया, लेकिन एक पुलिस ऑफिसर से मालूम हुआ कि धुआं ही धुआं है, आग कहीं नहीं दिखाई दे रही। फिर उनके मातहत ने आगे बढ़कर बताया कि गैस मास्क मंगवाए गए हैं। कुछ लोगों ने फ्लैट में दाखिल होने की कोशिश की थी, लेकिन बेहोश होकर गिर गए। करीबन आधे घंटे के बाद वो फ्लैट में दाखिल हो सके थे, लेकिन इस तरह के उनके चेहरे पर भी गैस मास्क छाया हुआ था। अंदर सुलेमान और गुलरुख के अलावा तीनों सफ़ेद फार्म अफराद भी बेहोश पड़े मिले, लेकिन डेलिया का कहीं पता न था। उन पांचों को बहालते बेहोशी ही पुलिस अस्पताल पहुंचा दिया गया। रहमान साहब साथ गए। फ्लैट में ताला लगा दिया गया। अभी तक कोई ऐसा नहीं मिला था जो डेलिया के बारे में कुछ बता सकता। रहमान साहब ने अपने मातहतों को ख़ास तौर पर ताकीद कर दी थी कि तीनों सफ़ेद फार्मों पर कड़ी नज़र रखें और किसी को भी उनसे मिलने न दें, खा वो किसी हैसियत का आदमी हो। अगर कोई सफारत खाना भी उनका दावेदार हो तब भी किसी को उनके करीब न जाने दिया जाए। वो खुद सुलेमान और गुलरुख के होश में आने का इंतज़ार कर रहे थे। सबसे पहले गुलरुख होश में आई। रहमान साहब को देखकर रोने लगी। उन्होंने बेहद नरम लहजे में उसे तसल्लियाँ दी और उस वाक़े से मुतालिक सवाल किया। गुलरुख हिचकियाँ लेती हुई बोली, हम सो रहे थे। सुबह ही सुबह किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। सुलेमान ने उठकर दरवाज़ा खोला और वो तीनों अंग्रेज़ ज़बरदस्ती अंदर घुस आए। मेम साहब भी उठ गई थी। उन अंग्रेज़ों ने उन्हें ज़बरदस्ती उठा ले जाने की कोशिश की और मेम साहब ने ना जाने क्या किया कि एक बिजली सी चमकी और तीनों अंग्रेज़ धड़ाम से गिर पड़े। सुलेमान कोठी फ़ोन करने दूसरे कमरे में दौड़ गया। फिर अचानक धुआं फैलने लगा और मुझे नहीं याद कि उसके बाद क्या हुआ। डेलिया के बारे में कुछ ना बता सकी। सुलेमान के होश में आने के बाद उससे भी रहमान साहब ने डेलिया के बारे में पूछा, लेकिन वो गुलरुख के बयान में कोई इजाफा नहीं कर सका। तीनों सफ़ेद फार्म भी होश में आ गए थे और रहमान साहब के मातहतों को तरह तरह की धमकियां देते रहे, लेकिन उन्होंने उनको बिस्तरों से हिलने भी नहीं दिया। फिर रहमान साहब का सामना हुआ और वो उनसे भी उलझ पड़े। तुम तीनों ज़ेरे हिरासत हो, रहमान साहब ने सख्त लहजे में कहा। किस बिना पर? एक ने बिगड़ कर पूछा। मेरे मकान में ज़बरदस्ती घुसने के जुर्म में। हमें सफारत खाने से राब्ता कायम करने दो, तुम यहाँ से सीधा जेल जाओगे। सफारत खाने के लोग वहीं तुमसे राब्ता कायम करेंगे। तुम्हारा ओहदा? उसने भव्य सिकोड़ कर कहा। डायरेक्टर जनरल ऑफ CIV, रहमान साहब ने कहा और अपने मातहतों से बोले, यहाँ से इन्हें हथकड़ियाँ लगा कर ले जाना। इन पर डेलिया मोरान नामी एक औरत के अगवा का भी इल्ज़ाम है। वो निकल गई। मिस्टर डायरेक्टर जनरल, एक अंग्रेज़ बुरा सा मुंह बनाकर बोला, तुम आखिर गैर कानूनी तौर पर उस फ्लैट में क्यों घुसे थे? हमने एक बैनुल अक़वामी यानी इंटरनेशनल कानून के मुताबिक अमल करने की कोशिश की थी। क्या मतलब? ये बात हम तुम्हें अपने सफारत खाने के ज़रिए से ही बता सकेंगे। सफ़ेद फार्म बुरा सा मुंह बनाकर बोला, तुम शौक से हमें जेल भिजवा दो। रहमान साहब कमरे से बाहर निकल आए। थोड़ी ही दूर गए थे कि पीछे से एक आदमी तेज़ी से उनके करीब आकर बोला,
वो बेचारा ठीक कह रहा है। रहमान साहब चौंक कर रुक गए और आंखें फाड़ फाड़ कर उसे देखने लगे। चलते रहिए, वो आहिस्ता से बोला। मैं भी उसी गलतफहमी में मुब्तला रहा था कि डेलिया मुरान भी उन्हीं लोगों में से होगी जो मुझे घेरने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, तो फिर उसका किसी कैंप से ताल्लुक नहीं था, वो T3 भी थी। नहीं, रहमान साहब फिर रुक गए। यकीन कीजिए, और वो बेचारा दुरुस्त कह रहा था कि उसने एक बैनुल अक़वामी यानी इंटरनेशनल कानून के मुताबिक अमल करने की कोशिश की थी, क्योंकि उसे कहीं भी गिरफ्तार किया जा सकता है और गोली मारी जा सकती है। किसी भी मुल्क की पुलिस किसी दूसरे मुल्क में उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है, और ये खुसूसी यानी स्पेशल बैनुल अक़वामी यानी इंटरनेशनल, ये खुसूसी बैनुल अक़वामी कानून के तहत होगा। लेकिन T3B ने ऐसी हरकत क्यों की थी? मेरी कोठी या तुम्हारे फ्लैट से उसे क्या सरोकार? उसे भी यकीन नहीं आया कि मेरी तहवील में बाउल सोफ का कोई नेगेटिव नहीं है। पहले वो उसे कोठी में तलाश करती रही, फिर फ्लैट का रुख किया था। काश मुझे पहले ही उसकी असलियत का इल्म हो जाता। तो इसका ये मतलब हुआ कि तुम तीन अतराफ से घिरे हुए हो और ये चौथी सिमत अपने लिए खुली रखी है। फिक्र ना कीजिए, अब कम से कम अपनी माँ ही पर रहम खाओ। उन्हें बता दीजिएगा कि मैं ज़िंदा हूँ और कौम की सारी माँओं की खिदमत मैंने अपने ज़िम्मे ले रखी है। रहमान साहब ने तवील सांस ली और उसे से घूर कर रह गए। तुम घर नहीं चलोगे? डैडी प्लीज़ मुझ पर रहम कीजिए। मैं सबको ख़तरे में नहीं डाल सकता, लेकिन इंशाअल्लाह मैं हर उस तंजीम को ठीक कर दूंगा जो मेरे मुंह आएगी। क्या नेगेटिव हैं तुम्हारे पास? ये हकीकत है कि वो नेगेटिव स्लाइड बनाते वक्त ज़ाया हो गए थे, लेकिन अब मामला दूसरा है। अगर सर सुल्तान मुनासिब समझें तो आपको सब कुछ बता देंगे, लेकिन तुम इस बखेड़े में पड़ गए हो, उससे निकलने की क्या सूरत होगी? हालात पर मुनहसर है, अभी कुछ नहीं कह सकता। बहुत मोहतात रहने की ज़रूरत है। रहमान साहब बोले। आप बेफिक्र रहे। उन लोगों की तरफ से ज़्यादा होशियार रहना जो हमदर्द बनकर सामने आ रहे हैं। अब जो कुछ भी होना है उसका फ़ैसला सदर मुमकिनत करेंगे। क्या मतलब? सर सुल्तान ही बता सकेंगे आपको। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, इमरान ने कहा, और फिर अस्पताल के एक वार्ड में दाखिल होकर नज़रों से ओझल हो गया। रहमान साहब बुद्ध बने वहीं खड़े रह गए। उन्होंने इमरान को आवाज़ से पहचाना था, वरना शायद वो अजनबियों की तरह उनके करीब से गुजर जाता और उन्हें शनासाई का एहसास तक न हो पाता। फिर वो वापसी के लिए मुड़े ही थे कि सामने से सर सुल्तान आते दिखाई दिए, जिनके साथ 2 मुसल्लह बॉडीगार्ड भी थे। वो ठीक तो है ना? सर सुल्तान करीब पहुंचकर आहिस्ता से बोले। बॉडीगार्ड चंद कदम के फासले पर रुक गए थे। किन की बात कर रहे हो? वही तीनों। मेरा मतलब है कि बिल्लियों की तरह तो नहीं। रहमान साहब हाथ हिलाकर बोले। उनके चेहरे पर नागवारी के आसार थे। ऊपर से हिदायत मिली है कि उन्हें तिब्बी इमदाद देकर बाइज्जत तौर पर रुखसत कर दिया जाए। सर सुल्तान ने कहा। ज़रूर ज़रूर, रहमान साहब ने तल्ख लहजे में कहा। तुम समझते नहीं, इस बार सफारत खाने वालों ने ऊपर तक पहुंचने में बहुत फुर्ती की है। इसका जवाज़ रखते हैं वो लोग। ये तीनों थ्रीसिया की गिरफ्तारी के लिए इमरान के फ्लैट में घुसे थे।
सीसिया की गिरफ्तारी। सर सुल्तान की आंखें हैरत से फैल गईं। रहमान साहब ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा, डेलिया मोरान हकीकतन 3B थी। बाउल सोफ के निगेटिव्स पहले मेरी कोठी में तलाश करती रही थी और फिर इमरान के फ्लैट पे पहुंच गई थी। खुदा की पनाह, मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। और वो भी यहीं मौजूद है। कौन? इमरान। वो यहाँ क्या कर रहा है? उसी ने तो इत्तला दी है कि वो थ्रीसिया थी। तब तो उन तीनों को वैसे भी छोड़ना पड़ता। मैं तो ये डर रहा था कि कहीं इमरान ने इनके साथ भी वही कार्रवाई न कर दी हो। क्या तुम वाकई उसे अहमक समझते हो? रहमान साहब के लहजे में फखरिया अंदाज को महसूस करके सर सुल्तान मुस्कुरा दिए। उन्होंने रहमान साहब का शाना थपक कर कहा, सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन मुझे इसका इल्म तब तक ही नहीं था कि उन तीनों को किस बिना पर रिहा कर देने का हुक्म दिया गया है। सुनो, रहमान साहब एक एक लफ्ज़ पर जोर देकर बोले, अगर उन लोगों ने इमरान का पीछा ना छोड़ा तो मुझे कोई और कदम उठाना पड़ेगा। क्या मतलब? मैं जानता हूं कि उनके मुकामी एजेंट कौन कौन और कहाँ हैं। अच्छा, तो फिर उसे उनकी लिस्ट फराहम कर दी जाएगी। सर सुल्तान से मुस्कुरा कर रह गए और रहमान साहब उन्हें घूरते हुए बोले, इस तरह मुस्कुराने का मतलब? क्या तुम ये समझते हो कि वो खुद नहीं जानता कि मुकामी एजेंटों में कौन कौन है और कहाँ कहाँ है? ये चक्कर ही दूसरा है। रहमान, वो तो सिर्फ उसे निपट रहा है जो उसे घेरने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ भी हो, मैं ये चाहता हूँ कि मेरा पैमाना सब्र लबरेज ना हो, रहमान साहब ने कहा और सर सुल्तान को वहीं छोड़ के आगे बढ़ गया। सर सुल्तान की रहनुमाई उस कमरे तक की गई जहां वो तीनों सफ़ेद फाहम आराम कर रहे थे। उन्होंने उनसे अपना तारुफ कराया था और उनकी खैरियत दरियाफ्त की थी। हम अब बिल्कुल ठीक हैं, लिहाजा हमें यहाँ से जाने की इजाज़त दी जाए। एक सफ़ेद फाहम बोला, ज़रूर ज़रूर, लेकिन बराए करम 3B से मुताल्लिक़ रिपोर्ट की एक कॉपी मेरे ऑफिस को भी भिजवा देना। वो तो होगा ही, सफ़ेद फाहम मुस्कुरा कर बोला, ज़ाब्ते की कार्रवाई बहरहाल होगी। सर सुल्तान वापसी पर काफ़ी मुतमईन नज़र आ रहे थे। कल फिर आऊँगा, आपको आगे कहानी सुनाऊंगा। आदाब।